जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसके पहले हम लोगों ने 2 वीडियोस इसके रिलीज़ कर चुके हैं और उन 2 वीडियोस के अंदर में हम लोगों ने पूरा क्लास 9 से रिलेटेड बेसिक्स कवर किया है। हमने पिछले वीडियो के कंक्लूजन पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के सॉल्यूशन का ग्राफिकल मीनिंग क्या होता है और ग्राफिकली हम उसके सॉल्यूशंस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने देखा कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एक स्ट्रेट लाइन आता है, जिस पर से हम ये देखते हैं कि एवरी सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इज़ अ पॉइंट ऑफ द लाइन एंड एवरी पॉइंट ऑन द लाइन इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये हमने क्लास 9 में भी देखा था। आई होप आप लोगों को यहाँ तक के पार्ट पूरा क्लियर होगा। अब इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं वो रहने वाला है अभी 10th स्टैंडर्ड से, जिसमें हम पेयर को लेके डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको फिर से एक बार याद दिला दूँ कि 15 जून के बाद से जो भी नेक्स्ट लेसन के वीडियोस रहेंगे वो सारे के सारे उन्हीं लोगों के लिए रहेंगे जिन लोगों ने यहाँ पर फिज़िकली एडमिशन करवाई हुई है। मतलब कि ये मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ जो लोग मेरे टाउन में मेरे पास में एडमिशन ले रहे हैं, ठीक है। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक की अपनी एडमिशन्स कंफर्म नहीं करवाई है तो एडमिशन्स कंफर्म करवाइए और अपनी किट अपने साथ में लेकर जाइए, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि हम लोग इसके अंदर में टेस्ट भी प्लान कर रहे हैं। तो टेस्ट किस तरह से होगी ये मैं आपको आगे आगे बताने वाला था, ऐसा मैंने पिछले वीडियो के अंदर में बोला था। तो अभी भी मैं यही बोल रहा हूँ कि जैसे ही टेस्ट आएगी तो उसके बारे में मैं आपको एटलीस्ट 1 वीक पहले इन्फॉर्म कर दूँगा। अभी के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि जो ये वाला लेसन और इसके पहले वाला पॉलिनोमियल्स लेसन है उसके वीडियोस अच्छे से देखकर उसकी प्रिपरेशन करके रख दीजिए। जब तक कि टेस्ट आएगी तब तक आपका प्रिपरेशन हो चुका होना चाहिए, ठीक है। ओके, नाउ लेट अस बिगिन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो यहाँ पर हम लोग जब सिंगल इक्वेशन देखते हैं तो उसका जनरल फॉर्म हम लोग लिखते हैं x प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। अब हम सेकेंड इक्वेशन लिखते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ये सेकेंड इक्वेशन हुआ और इसको मैं कहता हूँ पेयर, क्योंकि ये 2 का एक ग्रुप है। अब आप लोग सोचोगे कि सर यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन में डिफरेंस क्या रहा, सभी कुछ तो सेम है, बराबर है। तो एग्जैक्टली आपका सोचना करेक्ट है। तो अब हम लोगों को क्या करना है कि इन 2 को अलग अलग दिखाना है। इसलिए हम लोगों को यहाँ पर जो कोएफिशिएंट्स है x और y के और कांस्टेंट नंबर है c, इनको सब्सक्रिप्ट देना होगा। जैसे यहाँ पर ये फर्स्ट इक्वेशन का है तो मैं इसको a1x b1y और c1 ऐसा बोल देता हूँ। ये a2x b2y और c2 इस तरह से रहेगा। अब आप बोल सकते हो कि इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 आर टोटली 2 डिफरेंट इक्वेशंस, ठीक है, क्योंकि आपको इसके अंदर में a1 a2 में फ़र्क समझ में आएगा, b1 b2 c1 c2 में भी फ़र्क समझ में आएगा। कोई ये बोल सकता है कि सर ऐसा ना करते हुए आप ऐसा भी लिख सकते थे ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, फिर उसके बाद में dx प्लस ई वाई प्लस एफ इज इक्वल्स टू 0। क्या ऐसा पॉसिबल था? हाँ, ऐसा भी पॉसिबल था, लेकिन ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड जाता है पढ़ने लिखने समझने में। ये काफ़ी इजी जाता है पढ़ने लिखने और समझने के लिए, इसीलिए हम लोग ये वाले रूल को फॉलो करते हैं। ऐसा लिखने में भी कोई हार्म नहीं है। अब इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है ये मैं आपको समझा देता हूँ। अगर आप दोनों इक्वेशंस को अगर ध्यान से ऑब्जर्व करते हो तो आपको समझ में आता है कि यहाँ पर चेंजेस सिर्फ इनके कोएफिशिएंट्स के अंदर में है x और y के, जबकि x और y दोनों के दोनों यहाँ पर सेम है, कॉन्स्टेंट्स डिफरेंट है। तो ये पूरे 2 इक्वेशंस के अंदर में जो चीज़ें सेम है वो वेरिएबल्स है। अब आप यहाँ पे दोनों के मीनिंग को और यहाँ पे मैं जो बता रहा हूँ इसमें देखो कॉन्ट्राडिक्शन समझ में आता है हम लोगों को। है तो ये वेरिएबल्स लेकिन यहाँ पर यही कॉन्स्टेंट्स है, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपके कि यहाँ पे x का वैल्यू दोनों भी जगह सेम ही रहेगा, भले वो वेरिएबल है लेकिन जो भी आएगा वो फर्स्ट में भी वही रहेगा, सेकंड में भी वही रहेगा। a1 a2 डिफर होंगे, उसी तरह b1 b2 डिफर होंगे, लेकिन y सेम ही रहेगा, c1 c2 डिफर होंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं लिखता हूँ 3x प्लस 4y प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0 और लिखता हूँ माइनस x प्लस 8y माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो चुका है। क्यों? आप देखो a1 का वैल्यू 3 है, a2 का वैल्यू -1 है, b1 b2 का वैल्यू 4 और 8 है रिस्पेक्टिवली। उसी तरह 9 और -15 जो वैल्यूज़ है ये c1 और c2 के हैं। दोनों में सेम क्या दिखाई दे रहा है आपको? वेरिएबल्स x और y।
अब अगर मैं दो इक्वेशंस इस तरह से लिखता हूँ 3x प्लस 4y प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0 और दूसरा लिख रहा हूँ 8u प्लस 9v माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, क्या ये दो इक्वेशंस को मैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बोल सकता हूँ? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो वेरिएबल्स आर डिफरेंट। सो व्हेन वी कॉल द group of equations as pair of linear equation in two variables when the variables in both the equations are same. When the variables are different in both the equations, then they are not considered to be the pair of the linear equations. Mark my words, they are not considered to be the pair of linear equation in two variable. दी पेयर पे मैंने थोड़ा सा ध्यान जोर दिया हुआ है। क्यों? कि हम जब पेयर की बात करें, यहाँ पे दो का एक पेयर तो बन रहा है, लेकिन ये दी पेयर नहीं है, मतलब कि ये पेयर नहीं मानी जाएगी। क्यों नहीं मानी जाएगी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। पहले आप ये समझ लीजिए कि अगर डिफरेंट वेरिएबल्स है तो ये पेयर नहीं मानी जाएगी, सेम वेरिएबल्स है तो डेफिनेटली वो पेयर मानी जाएगी। अब ऐसा क्यों होता है ये मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहली बात कि दोनों इक्वेशंस हम लोगों को इसलिए चाहिए क्योंकि एक इक्वेशन के भरोसे पे आप दो वेरिएबल्स का वैल्यू नहीं पता कर सकते हो। जैसे हमने पिछले वीडियो में एक इक्वेशन को सॉल्व करते वक्त देखा था कि आप इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर भी लोगे। जैसे मैं इस इक्वेशन की बात करूँ तो यहाँ से मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता हूँ, 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 9 को शिफ्ट कर दूंगा। उससे ज़्यादा और क्या हो सकता है, 3x इज इक्वल्स टू -9 माइनस 4y कर सकता हूँ, और एट मैक्स ये 3 को डिवाइड में ला सकता हूँ। लेकिन अभी भी x और y की वैल्यू अननोन रहेगी, ठीक है। तो मैं यहाँ से x और y की वैल्यू निकाल नहीं सकता हूँ। तो आप बोलोगे कि सर आप ही ने सिखाया कि अपने मन से y का वैल्यू ले लो, चलते चलो आपको x की वैल्यूज़ करस्पॉन्डिंग मिलती जाएगी। हाँ वो पॉसिबल है, लेकिन उससे तो मैं y की कोई भी वैल्यूज़ रख सकता हूँ, मतलब इनफाइनाइट वैल्यूज़ मैं y की ले सकता हूँ, तो इनफाइनाइट वैल्यूज़ x की आएगी। तो अभी मैं इनफाइनाइट सॉल्यूशंस को कैसे डिस्क्राइब करूँगा, या किसी सिचुएशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस का मैं यूटिलाइजेशन कैसे करूँगा। अब इसका मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल समझाता हूँ। मान के चलो कि अगर आप किसी फर्नीचर स्टोर पे जाते हो और आप वहाँ पे टेबल और चेयर का कॉस्ट पूछते हो, ठीक है। अगर आपने वहाँ पे पूछा और दुकानदार जो है वो 9th-10th के अंदर में मैथमेटिक्स काफ़ी अच्छे से पढ़ा हुआ था, ठीक है, और वो आपके साथ कुछ ऐसी ही मिस्चीवस हरकत कर रहा है। जैसे ही आपने उनको पूछा कि भैया एक टेबल और एक चेयर का कॉस्ट कितना है आप बताइए, तो वो आपको बोलेगा कि अगर आप 4 चेयर्स और 3 टेबल्स लेते हो तो आपको वो 15,000 में पड़ेगा। 4 चेयर्स एंड 3 टेबल्स लेते हो तो आपको 15,000 में पड़ेगा। अब आप बोलोगे कि 4 चेयर्स और 3 टेबल्स 15,000 में पड़ेगा, तो फिर एक चेयर का कॉस्ट कितना हुआ ये तो बताइए। तो बोले नहीं, आप खुद समझिए कि एक चेयर का कॉस्ट और एक टेबल का कॉस्ट कितना होगा। अब यहाँ पे आप अनुमान लगा सकते हो कुछ भी अपने हिसाब से। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बता दूँ कि मान लो आपने बोला कि चेयर का कॉस्ट 0 रुपीज़ है, मतलब चेयर फ्री में मिल गई, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 0 इज़ 0। और टेबल का कॉस्ट जो है ये है 5,000 रुपीज़ का, 5 के मतलब 5,000, तो 5,000 मल्टीप्लाइड बाई 3 विल बी 15,000 एंड चेयर इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। ऐसा पॉसिबल है या नहीं है? तो एक वे से हम ये बोल सकते हैं कि हाँ पॉसिबल है कि एक स्कीम होगी चेयर के साथ टेबल फ्री, 3 चेयर के साथ 3 टेबल्स के साथ 4 चेयर फ्री, पॉसिबल है। अब आपने उनको ऐसे बोला कि ठीक है, आपने तो स्कीम नहीं बताई, आपने मुझे बताया कि आप चेयर की और टेबल की कॉस्ट आप फिक्स कर लो, सिचुएशन ऐसी है 4 चेयर और 3 टेबल लोगे तो 15,000 देना पड़ेगा। आपने बोला कि हो सकता है क्या ऐसा कि एक चेयर 0 रुपीज़ की हो और एक टेबल 5 के यानी 5,000 का हो। उसने बोला हाँ ठीक है आप बोलो, ये इक्वेशन में फिट बैठ रहा है, मतलब हो सकता है। फिर आपने उनको बोला, क्योंकि वो आपके साथ मिस्चीवस हरकत कर रहे थे, तो आपने उनको बोला ठीक है हमको टेबल नहीं चाहिए, चेयर दे दो 4 फ्री वाली, और 0 रुपीज़ आपने दे दिए, ठीक है। वो आपके साथ मजाक कर रहा था, तो आपने उससे बड़ा मजाक उनके साथ कर लिया कि ठीक है टेबल नहीं चाहिए, आप हमको फ्री वाली 4 चेयर दे दो। क्या ये पॉसिबल है? तो वो आपको मार मार के भगाएगा अपनी दुकान से, ठीक है। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है। तो आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ बहुत सारी है। आप चेयर की कॉस्ट
कुछ पकड़ सकते हो, टेबल की कॉस्ट कुछ पकड़ सकते हो, इस तरह से कि यहाँ पे आप डालोगे तो बैलेंस हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम चेयर की प्राइस को C ले लेते हैं और टेबल की प्राइस को T ले लेते हैं, तो हमारा इक्वेशन बना था 4C + 3T = 15,000। ठीक है, आई नो ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक है, बहुत ही ज़्यादा बेसिक है, लेकिन इसकी ज़रूरत मैं इसलिए समझता हूँ क्योंकि अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपको एक पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्यों लिया जाता है। कैसे सॉल्व करते हैं आपको ढेरों यूट्यूब वीडियोज़ में पता चल जाएगा, आपके टीचर्स भी आपको बता देंगे। दैट इज़ नॉट अ बिग डील। व्हाट बिग डील इज़ कि ये होता क्या है और पेयर क्यों लेते हैं, ये समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप थोड़ा सा मेरे साथ में रहिए, थोड़ा सा सब्र कीजिए, आपको ये चीज़ें समझ गई तो सॉल्यूशंस तो फटाफट आ जाएंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो चलो, तो इक्वेशन बन गया 4C + 3T = 15,000। अब आप जैसे ये इक्वेशन हमने सॉल्व किया है उसी तरह हम लोग इसको कर लेते हैं कि 4C = 15,000 - 3T। 4C में का 4 आप यहाँ पे डिवाइड में लेकर आ गए। अब आप T की वैल्यू अपने मन से पकड़िए, 0 भी पकड़ सकते हो जैसे मैंने यहाँ चेयर के लिए पकड़ा था। अब हम कुछ और वैल्यू ले लेते हैं। मान लो मैंने इसका वैल्यू जो लिया वो ले लिया 1000 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ पे जब मैं 1000 डालूँगा तो 15,000 माइनस ये कितना हो जाएगा 3000 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आ जाएगा 12,000 डिवाइडेड बाय 3, मतलब एक चेयर की कॉस्ट आ गई 4000 रुपीज़। बराबर है। तो एक टेबल का खर्च आ गया आपका, एक टेबल का खर्च आ गया आपका 1000 रुपये, और एक चेयर का कॉस्ट हो गया आपका 4000 रुपये, मतलब 4000 रुपीज़। ऐसा पॉसिबल है? तो बोले सर बिल्कुल पॉसिबल है। टेबल की क्वालिटी पुअर होगी, चेयर काफ़ी अच्छे क्वालिटी की होंगी, वॉट बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। ओके, बट पॉसिबल है, जी हाँ। अब आपने बोला कि मैं टेबल का कॉस्ट चेंज कर देता हूँ, मैं 500 ही रखता हूँ, तो चेयर का वैल्यू बढ़ जाएगा। टेबल का कॉस्ट आपने 2000 लिया, फिर बढ़ जाएगा। ठीक है, एक मेरे हाथ से एक गलती हुई है, यहाँ पर ये 4 इधर लाना चाहिए था, मैंने बाय मिस्टेक यहाँ पे 3 लिख दिया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे कैलकुलेशन में चेंज होगा, आप सिर्फ मीनिंग को समझिए। ठीक है, ये लीजिए मैं कर ही देता हूँ आपको। यहाँ पे 4 ले लिया, यहाँ पर 4 ले लिया, तो 12,000 डिवाइडेड बाई 4 इज़ 3000। तो यहाँ पे एक चेयर का कॉस्ट हो गया 4000 के जगह पे 3000 रुपीज़। ओके, तो ये बन गया। बट अब कोई बोलेगा सर हम टेबल के वैल्यू 2000 पकड़ते हैं तो फिर चेयर का वैल्यू कुछ और आएगा, लेकिन जब भी आप यहाँ पे वैल्यू फीड करोगे तो अल्टीमेटली आंसर 15,000 ही आएगा। तो हर एक के हिसाब से चेयर और टेबल का कॉस्ट अलग अलग होगा। ठीक है, लेकिन जब भी आप ये सेट लोगे तो आपको 15,000 ही देना पड़ेगा। लेकिन हर बार हर कस्टमर यही इतने ही नंबर ऑफ चेयर्स, इतने ही नंबर ऑफ टेबल्स खरीदेगा क्या? नहीं, वो अलग अलग खरीदेगा। तो हर एक का बिल जो है उसमें चेयर और टेबल का कॉस्ट अलग अलग पड़ेगा। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, ये तो फिर बायस्ड हो गया कि किसी को अलग रेट, किसी को अलग रेट, राइट। इसका मतलब क्योंकि ये 2 वेरिएबल का एक ही इक्वेशन था तो यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पॉसिबल थे, जैसा कि हमने ग्राफ में देखा था कि किसी भी 2 वेरिएबल इक्वेशन का, लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आते हैं। लेकिन यहाँ पर हमको एक पर्टिकुलर टाइप का सॉल्यूशन चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमको एक कॉन्क्रीट सॉल्यूशन चाहिए। इनफाइनाइट में से मुझे एक ऐसा एक यूनिक सॉल्यूशन चाहिए जो हर किसी कस्टमर के लिए एप्लीकेबल हो, मतलब उसके लिए भी वही रेट्स ऑफ चेयर एंड वही रेट फॉर चेयर्स एंड टेबल्स हो जो किसी और बंदे के लिए था। तो ऐसा कैसे? तो उसके लिए आपको उसी सिचुएशन से रिलेटेड एक और इक्वेशन चाहिए। ठीक है, जैसे आप उस दुकानदार के पास में गए, जब उसने आपके साथ मजाक करते हुए आपको बोला कि 4 चेयर्स और 3 टेबल्स लेने पे आपको 15,000 पे करने पड़ेंगे, तो अब आपको यहाँ पे क्या बोलना है कि भैया हम आपकी बात से एग्री करते हैं, लेकिन आप हमें एक और सिचुएशन बताओ कि कितनी चेयर्स और कितने टेबल्स लेने पे अगर ये चेयर्स और टेबल्स के नंबर्स चेंज हो जाते हैं तो कितना कॉस्ट पड़ेगा। फिर वो आपसे बोलेगा कि अगर आप 2 चेयर्स और 6 टेबल्स लेते हो, ठीक है, तो आपको कुछ मान लो 19,000 पड़ेगा, ऐसा कुछ तो भी। अब आपको क्या है, आपको यहाँ पे एक पेयर मिला हुआ है लीनियर इक्वेशंस का। अब यहाँ पे वही चेयर और टेबल की बात हो रही थी जो यहाँ पे हो रही है, मतलब दोनों भी सिचुएशंस में चेयर और टेबल कॉमन है, चेयर और टेबल कॉमन है। मतलब यहाँ पर भी चेयर की क्वालिटी या टाइप
वेरिएंट नहीं हुआ है, यहाँ वेरिएंट चेंज नहीं हुआ है। यहाँ पर भी वही चेयर वही टेबल है जो पहले सिचुएशन में थे। आप एक टाइप के चेयर और एक टाइप के टेबल पर ही बात कर रहे हो उस दुकानदार से। उसने सिर्फ आपको क्वांटिटी ऑफ चेयर एंड टेबल्स चेंज करके कॉस्टिंग बताया हुआ है। अब ये जो दो इक्वेशंस का सेट बना, इसको आप बोल सकते हो कि ये पेयर है। ठीक है, अगर ये चेयर और टेबल चेंज हो जाते, मान लो कि आप उसको बोलते एक दूसरी सिचुएशन बताओ ताकि हम आपको एक चेयर और टेबल की कॉस्ट पता करके बता सके, तो उसने पहले बोला 4 चेयर्स और 3 टेबल्स 15,000 के। दूसरे सिचुएशन में उसने आपको बोला कि 2 टेलीविजन्स एंड 1 रेफ्रिजरेटर, ये 25,000 के या वॉट एवर 2,50,000 के समझ लो, जो भी। ठीक है, इस तरह से अब आप पता करो कि एक चेयर और एक टेबल कितने की। तो आप बोलोगे हैं ये क्या है, पहले बारे में आप चेयर और टेबल का टोटल बिल बता रहे हो, अभी टेलीविजन और रेफ्रिजरेटर बीच में कहाँ से डाल दिए, बराबर है। तो जब यहाँ पे गड़बड़ है तो यहाँ पर गड़बड़ क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पर भी वेरिएबल्स चेंज हुए हैं। इसका मतलब जब दो इक्वेशंस हम ऐसे देख रहे हैं जिसमें वेरिएबल्स चेंज है, इसका मतलब हम जिन फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में बात कर रहे थे या फिजिकल आर्टिकल्स के बारे में बात कर रहे थे वो यहाँ और यहाँ अलग थे, यहाँ और यहाँ अलग थे। तो अब इन दो इक्वेशंस के सेट को आप पेयर नहीं मान सकते। बात समझ आ रही है कि मैं आपको क्यों बता रहा था कि वेरिएबल्स शुड बी सेम। यहाँ पे ये टेलीविजन्स का टीवी और रेफ्रिजरेटर का आर, चेयर का सी और टेबल का टी, ये वेरिएबल्स का ही काम कर रहे हैं। अगर यहाँ चेंज होने के बाद आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते तो यहाँ भी सॉल्व नहीं कर सकते। इसीलिए जब हम पेयर की बात करते हैं तो देयर हैज़ टू बी वन कंडीशन दैट इन बोथ द इक्वेशंस द टाइप ऑफ वेरिएबल्स रिमेन्स अनचेंज्ड, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी को सिग्निफाई करते हैं। समझ आई बात? ओके, तो आई होप आप लोगों को यहाँ पे समझ में आया होगा कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होते हैं और वहाँ पे वेरिएबल्स का सेम होना क्यों ज़रूरी होता है। अब यहाँ से बात आती है कि भाई इनको सॉल्व कैसे करें। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्व करने के 2-4 तरीके हैं। पहला तरीका तो होता है ग्राफिकल मेथड का, ग्राफिकल मेथड। दूसरा तरीका जो है ये है एल्जेब्रिक मेथड। एल्जेब्रिक मेथड 2-3 टाइप्स की होती है, जिसमें पहला मेथड आता है सब्स्टिट्यूशन का, दूसरा आता है एलिमिनेशन का और तीसरा आता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का। हम 1 बाय 1 सारे मेथड्स को डिस्क्राइब करेंगे। अगर आप ये टोटल करो तो टोटल यहाँ पे 4 मेथड्स है। बेसिकली तो 2 ही है, ग्राफिकल और एल्जेब्रिकल, लेकिन एल्जेब्रिक मेथड्स 3 टाइप की है, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड जो है ये एक ही चीज़ के 2 ब्रांचेस हैं। ठीक है, एक ही चीज़ की 2 ब्रांचेस है। हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे, अभी सिर्फ आपको मैंने रफ आइडिया दिया है कि सॉल्व करने के कितने तरीके हैं। सो एवरी टाइम विल सी वन न्यू मेथड in order to solve the pair of linear equation in 2 variables। ठीक है, लेकिन जैसा हमने पिछले वीडियो में 1 वेरिएबल के इक्वेशन का ग्राफिकल मीनिंग समझा था कि क्या मीनिंग होता है, वैसा मैं यहाँ पे आपको एक मीनिंग समझा देता हूँ ग्राफिकली कि लीनियर इक्वेशंस कैसे सॉल्व होते हैं। जस्ट एक रफ आइडिया दे रहा हूँ, सॉल्यूशंस में डिस्कशन अगले वीडियो में करूँगा। ठीक है, तो मुझे पहले मिटाना पड़ेगा, होल्ड ऑन। ठीक है, चलो अभी हम लोग ये समझ रहे हैं कि ग्राफिकली उसका मीनिंग क्या होता है सॉल्यूशन का। अब जैसे हमने कल डिस्कस किया था तो यहाँ पर हम मान के चलते हैं कि 4 चेयर्स और 3 टेबल्स का कॉस्टिंग 15,000 है। इसको हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल मान के अगर इसका ग्राफ निकालते हैं तो हो सकता है इसका ग्राफ, मैं थेरोटिकली बता रहा हूँ सिर्फ आपको, मैं एक्चुअल ग्राफ नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ। तो मान के चलते हैं कि जब हमने इसको प्लॉट किया तो एक स्ट्रेट लाइन हमको यहाँ पर मिली। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन कौन से इक्वेशन की है, इस इक्वेशन की। अब फिर से कल का छोटा सा पार्ट रिकॉल करते हैं कि इस इक्वेशन का हर एक सॉल्यूशन इस लाइन पर का ही एक पॉइंट होगा, उल्टा इस लाइन पर का हर एक पॉइंट इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। इसका क्या मतलब है कि अगर मैंने ये पॉइंट सिलेक्ट किया, इसके कोऑर्डिनेट्स देखे, y कोऑर्डिनेट देखा और यहाँ पर x कोऑर्डिनेट देखा, ये वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट की। अब बोले सर x और y यहाँ पे c और t कैसे, तो मान लो हम x एक्सिस पे चेयर ले रहे हैं और y एक्सिस पे टेबल ले रहे हैं।
तो मैंने चेयर की वैल्यू के लिए x कोऑर्डिनेट लिया और टेबल की वैल्यू के लिए y कोऑर्डिनेट लिया और यहाँ पे पुट किया, तो लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपको दोनों इक्वल ही मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिए हैं और ये पॉइंट कौन है, इस लाइन पर का पॉइंट है। अगर मैं यहाँ रैंडमली कहीं एक जगह का पॉइंट लेता हूँ, इसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ तो 100% लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आएंगे। अगर आते हैं तो वो पॉइंट को इसी लाइन पर होना पड़ेगा, नहीं आते हैं तो कभी भी इस लाइन पर नहीं होगा, ये बात तो फिक्स है। ठीक है, तो चल अब हमने देख लिया कि इस इक्वेशन को जब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो एक लाइन आएगी। अभी दूसरा इक्वेशन हम लोग देख लेते हैं कि 2 चेयर्स और 6 टेबल्स अगर हम लेते हैं तो हम लोगों ने लिया था 19,000 से, तो इसको अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो हो सकता है इसकी एक कोई तो भी हमको लाइन मिले। ठीक है, इस तरह की एक लाइन मिल गई फॉर एग्जांपल, लाइन तो कैसे भी निकल सकती है, ये एक लाइन मिल गई। यानी इस इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, इस इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने ये दो इक्वेशंस के ग्राफ दो अलग अलग कार्टेशियन प्लेन पे निकाले हैं, तो मैं इन दोनों को मर्ज कर देता हूँ। जब मैं इन दोनों को मर्ज कर देता हूँ, इसका ये मतलब है कि मैं एक ही कार्टेशियन प्लेन पे दोनों भी ग्राफ को प्लॉट करूँगा। तो सपोज़ ये मैंने ग्राफ निकाला, कार्टेशियन प्लेन निकाला, इसके ऊपर मैंने पहले ये वाला ग्राफ, इसका ग्राफ निकाला जो कि इस तरह से एक लाइन आई, इसको मैं नंबर 1 दे देता हूँ, मतलब फर्स्ट इक्वेशन की लाइन है। फिर ये वाली इक्वेशन की लाइन मैंने निकाली जो इस पे कुछ इस तरह से आएगी। ठीक है, तो ये इक्वेशन 2 का लाइन हो गया। अब आप देखिए कि ये दो लाइन पे जो पॉइंट्स है, इस लाइन के ऊपर के सारे पॉइंट्स इसके सॉल्यूशन है, इस लाइन के ऊपर के सारे पॉइंट्स इसके सॉल्यूशन है। एक पॉइंट ऐसा है जहाँ पे दोनों लाइंस मिली हुई है, उसका x कोऑर्डिनेट और उसका y कोऑर्डिनेट, उसका x कोऑर्डिनेट और उसका y कोऑर्डिनेट, ये पॉइंट इस लाइन पर भी है और इस लाइन पर भी है। इसका मतलब ये वाला पॉइंट इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करता है और इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करता है, मतलब कि ये कॉमन सॉल्यूशन है। सेटिस्फाई कर रहा है मतलब सॉल्यूशन है, तो ये पॉइंट इसका भी सॉल्यूशन हुआ, इसका भी सॉल्यूशन हुआ, मतलब कि वो कॉमन सॉल्यूशन है। ठीक है, अब यही कॉमन सॉल्यूशन हमारे प्रॉब्लम का आंसर हुआ, यही वैल्यू उस एक चेयर और उस टेबल की वैल्यू को डिफाइन करेगी। यानी ये एक से ज़्यादा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि दो स्ट्रेट लाइन ज़्यादा से ज़्यादा एक ही पॉइंट में मिलती है। ये हमने लास्ट ईयर यूक्लिड्स ज्योमेट्री में पढ़ा था कि 2 लाइन्स कैन नॉट इंटरसेक्ट इन मोर देन 1 पॉइंट, बराबर है। यानी ये एक यूनिक सॉल्यूशन हुआ। तो जहाँ पे एक सिंगल लाइन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन दूसरे सिंगल लाइन के यानी सिंगल इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन, व्हेन दोज इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आर ओवरलैप्ड और मर्ज्ड टुगेदर, देन वी विल गेट वन सिंगल कॉमन सॉल्यूशन दैट विल बी यूनिक फॉर द 2 लाइन्स। एंड यहाँ पे जो वैल्यूज़ आएगी वो ये चेयर और टेबल की वैल्यू को सिग्निफाई करेगी। अब ये वैल्यूज़ आप यहाँ पे भी पुट करोगे तो भी बिल करेक्ट बनेगा, ये चेयर और टेबल की कॉस्ट यहाँ पे पुट करोगे तो भी बिल करेक्ट बनेगा। इसका मतलब कस्टमर 1 ने इतना पेयर लिया तो भी उसने प्रॉपर पैसे लगाए, कस्टमर 2 ने इतने पैसे पे किए हैं तो उसने भी प्रॉपर तरीके से उसको बिल लगाया होगा। मतलब चेयर और टेबल की रेट में कोई डिफरेंसेस नहीं है। दो कस्टमर जब कभी एक दूसरे को मिलेंगे, बाहर निकल के पूछेंगे तो दोनों भी सेटिस्फाइड रहेंगे, क्योंकि दुकानदार ने किसी के भी साथ में पार्शलिटी की नहीं है, दोनों को भी सेम रेट लगाए हैं। आप समझ पा रहे हो? तो ये मीनिंग होता है ग्राफिकल मीनिंग होता है सॉल्यूशन का, या ग्राफ से आप इस तरह से सॉल्यूशन पता कर सकते हो। अब मैं जानता हूँ आपके दिमाग में क्या क्वेश्चंस आ रहे होंगे, ये भी मैं यहीं पे क्लियर किए देता हूँ। ठीक है, अपने क्वेश्चंस को थोड़ा सा होल्ड करिए, और अगर मैं आपके क्वेश्चंस को समझ पाया हूँ तो कमेंट बॉक्स में जाके मुझे बताइएगा कि हाँ सर, हमारे मन में यही क्वेश्चन था जो आपने सही समझा, क्योंकि मैं सेमी अंतर्यामी हूँ, मैं कुछ चीज़ें अपने स्टूडेंट के मन की समझ पाता हूँ। ठीक है, तो इसके लिए मैंने अलग से कोर्स किया हुआ है। ठीक है, ये मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि वो मेरा सीक्रेट है। ओके, सो नाउ आपके मन में कुछ क्वेश्चंस होंगे कि सर, ज़रूरी नहीं है कि लाइन एक पॉइंट में मिलेगी ही, हो सकता है लाइन मिले ही ना, पैरेलल हो, ऐसा भी तो पॉसिबल है। एम आई राइट? उसके बाद हो सकता है कि एक लाइन और दूसरी लाइन उसी के ऊपर हो, यानी ये कोइंसिडेंट लाइन हो, मतलब यहाँ पर एक से ज़्यादा लाइन्स है। जैसे कि इस तरह से जो मैंने अपने हाथ के ऊपर हाथ रखा हुआ है, दीज आर कोइंसिडेंट लाइन।
ओके, या अभी मैं इसके ऊपर ये रखता हूँ, ये कोइंसिडेंट हो गए। ओके, तो ये कोइंसिडेंट लाइंस है, ऐसा भी हो सकता है। फिर इस सिचुएशन में आप क्या बोलोगे? तो ऐसी तीनों सिचुएशन अराइज होती है जिसके बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी आपके मन में क्वेश्चन आए थे तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके मन में आए हुए क्वेश्चन जायज़ है, ये गलत नहीं है। लेकिन इन सभी के आंसर्स मैं आपको अगले पार्ट में दूंगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून, वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो, एंड टिल देन गुड बाय, जय हिंद।